जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी को रिव्यू करने वाले हैं जो अपने में ही एक एपिटम है, प्रेरणा है, क्लास का, हीरोइज्म, ब्रेवरी, विटीनेस, चार्मिंगनेस, मतलब एक कंप्लीट मैन में जितने भी वर्च्यूज होते हैं ना, वो सब इनमें थे। हिम्मत के तो क्या कहने कि मुझे लगता है कि शायद ही ये अपनी जिंदगी में कभी डरे होंगे। मौत को मात देना इनके बाएं हाथ का खेल था, मतलब मौत भी इनसे घबराती थी। इनके विटीनेस के क्या कहने, इनके हाजिर जवाब के क्या कहने कि भैया हमारे देश की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर पुकारते थे। 1971 में बांग्लादेश क्रिएट कर दिया था भैया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सैम मानेकशॉ, इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी जो पेशे से एक डॉक्टर थे जिनका नाम होरमुज जी मानेकशॉ था और माता का नाम हीराबाई था। इनके पिता गुजरात के वलसाड शहर से पंजाब में आकर बस गए थे और वहीं पर सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। और दोस्तों, सैम मानेकशॉ को उनकी पूरी जिंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कोई सैम मानेकशॉ कहकर नहीं पुकारता था। ठीक है, उनके रेजिमेंट के लोग, उनके घर वाले, उनके पोता पोती, उनके बच्चे, सब उन्हें सैम बहादुर कहते थे। इसके पीछे भी एक कहानी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो बेसिक स्कूलिंग थी, इन्होंने पंजाब और नैनीताल स्थित शेरवुड कॉलेज से बेसिक की शिक्षा ग्रहण की और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में डिस्टिंक्शन हासिल किया। अब भैया दोस्तों, मैं जो सैम मानेकशॉ थे, जब ये मात्र 15 साल के हुए, अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लंदन जाना है और वहां पर जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी लंदन जाने में तुम्हें कुछ समय और बाकी है। लेकिन भैया ये बात सैम मानेकशॉ को रास नहीं आई। बचपन से ही, मतलब जिद्दी किस्म के थे। जिद्दी मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा। जिद एक होती है दोस्तों जो अच्छी होती है, अच्छे करने की जिद, कुछ अच्छा पाने की जिद, कुछ अच्छा कर जाने की जिद। तो सैम मानेकशॉ ने तैश में आकर देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में ये बैठे और सफल हो गए और हमें हमारे सैम मानेकशॉ मिल गए। अगर मान लीजिए कि इनके फादर ने इनको लंदन भेज दिया होता तो क्या हमें सैम बहादुर मिलते? नहीं। तो सैम बहादुर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परीक्षा में बैठे और सफल हो गए। उसके बाद 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये सेलेक्ट किए गए और 4 फरवरी 1934 में वहां से पास होकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हुए। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1934 इस दिन सैम बहादुर कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में। अब दोस्तों शुरू होती है इनकी प्रोफेशनल लाइफ। सैम मानेकशॉ जो कि 1934 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे, ठीक 5 साल के बाद इन्हें वॉर में जाने का मौका मिल गया, जो कि हर फौजी का सपना होता है। 1939 में 2nd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान सैम मानेकशॉ ने 4/12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ बर्मा में मोर्चा संभाला, जहां पर जापानीज ने अटैक कर दिया था और भैया गजब की वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, इनके कंपनी के लगभग 50% से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, पर मानेकशॉ ने कहा कि भैया मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। जमकर मुकाबला किया जापानियों का और
मिशन को सक्सेसफुल किया। मतलब ये इतने घायल हो चुके थे कि इनके सीनियर जब इन्हें देखने आए थे तो इन्होंने इनको उतारकर अपना मिलिट्री मिलिट्री क्रॉस उतारकर सैम मानेकशॉ को दे दिया था। उन्होंने कहा कि भैया ये मिलिट्री क्रॉस मरणोपरांत नहीं मिलता है। तो इनकी बहादुरी को देखते हुए कि भैया 50% से ज़्यादा इनके साथी शहीद हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा। इससे बड़ी वीरता का परिचय और कहाँ पर दिया जा सकता है। तो भैया जैसे ही इनके सीनियर इनसे मिले, और दोस्तों बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। पागोदा हिल में अधिकार करने के दौरान उनको 7 गोलियां लगी थीं, इनके आंतें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्हें रंगून ले जाया गया युद्ध क्षेत्र से निकालकर। डॉक्टर ने कहा कि भैया अभी बचने वाले नहीं हैं, मैं इनके ऊपर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तब उनके साथ जो कर्नल थे उन्होंने डॉक्टर से कहा कि भैया अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जब सीनियर ऑफिसर आए और सैम मानेकशॉ से मिले तो उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर सैम मानेकशॉ को दे दिया कि भैया तुम धन्य हो। और दोस्तों सोचिए, मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूं। जब सैम मानेकशॉ डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने पूछा कि भैया कैसे हुआ ये, तो सोचिए जिस इंसान के शरीर में 7 गोलियां हों, आते पूरी तरह खत्म हो चुकी हों, वो क्या बोलेगा। सैम मानेकशॉ गजब के जिंदा दिल इंसान थे। ये कहते हैं अरे कुछ नहीं सर, गधे ने ना लात मार दी थी। मतलब 7 गोलियां लगी हुई हैं, तब भी उनका जो विटीनेस है, उनकी जो हाजिर जवाबी है ना, वो खत्म नहीं हुई। अब भैया इतना जिंदा दिल इंसान, तो मौत को तो मात देना ही था, और मानेकशॉ ने मौत को मात दी। सैम बहादुर ने मौत को मात दी। अब ठीक होकर आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। 47-48 में आपको पता है पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, और उसी के दौरान जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने अपने युद्ध का जो निपुणता होती है उसका परिचय दिया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के नेतृत्व में इन्होंने म्यो स्थित इन्फेंट्री स्कूल का इन्हें कमांडेंट बनाया गया, और 8वें गोरखा राइफल्स और 61वें कैवलरी के ये कर्नल बनाए गए। और दोस्तों पहले भारतीय बने, भारत की आज़ादी के बाद ये पहले भारतीय अधिकारी बने जिन्होंने गोरखाओं की कमान संभाली। और इनके बहादुरी के किस्से तब तक इतने फेमस हो चुके थे भैया कि गोरखाओं ने ही इन्हें सैम बहादुर का नाम दिया, और उसके बाद ये जहां जाते इन्हें सैम बहादुर के नाम से ही पुकारा जाता। और दोस्तों इनका कंट्रीब्यूशन नागालैंड की समस्या को सुलझाने में भी बड़ा ही इमेमोरेबल रहा, अविस्मरणीय रहा, और इसके योगदान के लिए 1968 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। जून 1969 में इन्हें भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, और जैसे ही इस आर्मी स्टाफ बने इन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी की मारक क्षमता और युद्ध से निपटने की स्थिति, इन दोनों में ही भैया जान फूंक दी। इम्प्रूवमेंट में लगे रहे और इम्प्रूवमेंट कर कर छोड़ा। और 1971 की लड़ाई तो आप लोगों को याद है, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। इसके लिए 1973 में सैम मानेकशॉ को सबसे हाईएस्ट टाइटल दिया गया था, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडियन आर्मी की, फील्ड मार्शल, उसके पोस्ट से इन्हें नवाजा गया था 1973 में। और ये वो पोस्ट होती है दोस्तों जिससे कभी भी कोई रिटायर नहीं होता। आप अगर किसी को फील्ड मार्शल की पोस्ट मिलती है तो वो रिटायर नहीं हो सकता। अब मैं आपको सैम मानेकशॉ के जीवन के कुछ ऐसे किस्से बताता हूं जिससे आपको ये एहसास होगा कि भैया क्या जिंदा दिल इंसान थे, किसी से नहीं डरते थे, और हाजिर जवाबी की तो क्या कहने। तो सबसे पहला किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूं। 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति बिल्कुल चरम सीमा पर थी। सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी बुलाती हैं और इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से कहती हैं कि क्या लड़ाई की तैयारी पूरी है। और सैम मानेकशॉ का जवाब आता है कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। मतलब वहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए थे और इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर संबोधित करना, आप मान सकते हैं कि सैम मानेकशॉ का क्या कद रहा होगा।
और एक किस्सा मुझे और याद आता है कि एक बार इंदिरा गांधी ने सैम मानिक शाह को जब शुरू शुरू में बुलाया, 1971 का वॉर स्टार्ट होने वाला था, तो सैम मानिक शाह एक चीज़ जानते थे कि भैया अभी वॉर हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी मॉनसून का सीज़न है। तो अभी वॉर अगर करेंगे तो बांग्लादेश के साइड जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे पानी उफान में रहेगा और वॉर करना बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को बिल्कुल साफ लहजे में कह दिया था कि मैं अभी वॉर नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों को अभी वॉर पे नहीं भेजूँगा, क्योंकि सेना का जो हर जवान है वो मेरा बच्चा है और पिता के तौर पर मैं बच्चे को मौत की मुँह पर नहीं भेजूँगा। पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री चुप। 1971 में जब सैम मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को बांग्लादेश जीत कर दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि अभी नहीं, बाद में आप वॉर कीजिए, दिसंबर में आप वॉर कीजिए, मैं आपको बांग्लादेश जीत कर दूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया। एक किस्सा और है कि एक बार इंदिरा गांधी ने सैम मानिक शाह को अपने कमरे में बुलाया। मतलब सैम मानिक शाह ने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में चले गए होते और 1971 के युद्ध में आप पाकिस्तान की तरफ से लड़ते तो हिंदुस्तान का क्या होता, मतलब हिंदुस्तान नहीं, मतलब कि इस वॉर का रिजल्ट क्या होता। तो सैम मानिक शाह ने, मतलब मजाकिया तो थे, मजाक के मूड में कह दिया कि तब भारत युद्ध हार जाता। अब जैसे ही इंदिरा गांधी ने ये इंटरव्यू देखा, इंदिरा गांधी ने सैम मानिक शाह को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे सुनने में आया है कि तुम तख्ता पलट करने वाले हो। सैम मानिक शाह जवाब देते हैं कि आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जगह पर आने के लायक नहीं हूं मैडम? आपकी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है, मगर मैं दूसरों के मामलों में नाक नहीं घुसाता। लेकिन दोस्तों, ये इंसिडेंट सैम मानिक शाह को इतना हर्ट कर गई थी कि सैम मानिक शाह ने 1973 में रिजाइन दे दिया था, क्योंकि ये रिटायर नहीं हो सकते थे भैया। बट ऑब्वियस है, जिसने आपको 1971 में जीत दी, जिसने आपके देश के लिए 7-7 गोलियां खाई, आपने सिर्फ एक इंटरव्यू को देखते हुए उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक कर लिया। सैम मानिक शाह इससे बहुत आहत हुए थे। एक किस्सा है दोस्तों कि जनरल यहिया खान जो 1971 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, क्योंकि तख्ता पलट पाकिस्तान में होता रहता है, और सैम मानिक शाह ये दोस्त हुआ करते थे दोस्तों। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद के वक्त सिर्फ 2 ही 3 लोग थे जो कि इंडियन थे, ब्रिटिश आर्मी में। उसमें जनरल यहिया खान भी थे और सैम मानिक शाह भी थे। बंटवारे के बाद जनरल यहिया खान चले गए पाकिस्तान, मानिक शाह आ गए हिंदुस्तान। 1971 का वॉर हुआ तो जनरल मानिक शाह के पास एक अमेरिकन मोटरसाइकिल हुआ करती थी और जनरल यहिया खान ने वो मोटरसाइकिल 1000 रुपये में उनसे ले ली थी, मगर उन्हें पैसे नहीं दिए थे। बार बार मानिक शाह मांगते कि भैया पैसे पैसे, ये पैसे देते ही नहीं, भूल गए थे जनरल यहिया खान। जब 1971 में मानिक शाह ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना, और एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि जनरल यहिया खान ने 1000 के बदले में आधा मुल्क मुझे दे दिया। अब इससे अच्छा सौदा कैसे हो सकता है? मतलब अगर 1000 रुपये चुका देते तो भाई बात कुछ और होती, मतलब 1000 रुपये नहीं चुकाए और उसके बदले में पूरा का पूरा आधा मुल्क ही मुझे दे दिया। एक किस्सा है दोस्तों जनरल टिक्का खान का। 1973-74 की बात है। कश्मीर के एक पोस्ट पर इनका कब्जा था, पाकिस्तान का कब्जा था, और पाकिस्तान उस पोस्ट को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। सैम मानिक शाह, सैम बहादुर जाते हैं पाकिस्तान और जनरल टिक्का खान से उनकी मीटिंग रहती है। जनरल टिक्का खान को पता था कि भैया कौन आ रहा है। उनकी हालत खराब थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि सैम बहादुर जैसी पर्सनालिटी को वो मतलब फेस कैसे करेंगे। इन्होंने, भैया पढ़े लिखे तो होते नहीं है पाकिस्तानी, तो पढ़े लिखे थे नहीं। सैम मानिक शाह आते हैं टेबल पे, जनरल टिक्का खान आते हैं और जनरल टिक्का खान उनसे कहते हैं देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स टू दिस।
अब मानिक शाह का रिप्लाई आता है कि भैया पहले जाकर अंग्रेजी सीखो। मानिक शाह कहते हैं कि जिस स्टाफ ऑफिसर की लिखी ब्रीफ आप पढ़ रहे हैं उसे अंग्रेजी लिखने नहीं आती है। अल्टरनेटिव्स हमेशा दो होते हैं, तीन नहीं। हाँ, संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज दो से ज्यादा हो सकती हैं, मगर अल्टरनेटिव हमेशा दो होते हैं। इस बात को सुनने के बाद जनरल टिक्का खान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया भैया, घुटने टेक दिए। तो युद्ध का मैदान हो चाहे दिमाग से खेलने की बारी हो, सैम बहादुर का कोई मुकाबला नहीं था पूरे विश्व में। 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किए गए। लेकिन दोस्तों 15 जनवरी 1973 को मानिक शाह सेवानिवृत्त हुए। मतलब जो 1 जनवरी को फील्ड मार्शल बने, 15 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। लेकिन ये बात लोगों को बताई जाती है कि वो सेवानिवृत्त हुए, लेकिन फील्ड मार्शल की पोस्ट से कोई भी रिटायर नहीं होता। उनको वो इंदिरा गांधी की बात चुभ गई कि क्या तुम तख्ता पलट करना चाहते हो। बताया जाता है कि उन्होंने रिजाइन दिया था, उसके बाद वो अपनी धर्मपत्नी के साथ कुन्नूर में चले गए थे और नेपाल सरकार ने सन 1972 में उन्हें नेपाली सेना में मानद जनरल का पद दिया था। दोस्तों सेना से मतलब जब सेना की नौकरी खत्म करने के बाद मानिक शाह कई कंपनियों के बोर्ड पर स्वतंत्र निर्देशक रहे और कुछ कंपनियों के ये अध्यक्ष भी रहे। और मानिक शाह का निधन 27 जनवरी 2008 को निमोनिया के कारण वेलिंगटन के सेना अस्पताल में हुआ था और मृत्यु के समय उनकी आयु 94 साल की थी। लेकिन दोस्तों एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंदिरा गांधी और मानिक शाह का जब वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, मानिक शाह ने जब रिजाइन दिया था, तब से लेकर 2008 तक, जब तक मानिक शाह का देहावसान नहीं होगा तब तक मानिक शाह को उनके कहते हैं ना पेंशन का 1 रुपया नहीं मिला। 2008 में जब वो अपनी डेथ बेड पर थे तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1.14 करोड़ का उनका इतने साल का 1973 से लेकर 2008 तक का जो पेंशन बना था वो उन्हें चेक के माध्यम से भेजा था। मतलब आप सोच सकते हैं एक इंसान जिसने भारत के लिए गोलियां खाई, सर्वोच्च पद पर रहा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर दे दिए, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के पीछे सैम बहादुर का बहुत बड़ा हाथ था। उस इंसान के साथ हमारे देश के पॉलिटिशियन ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, जब सैम मानिक शाह मरे थे ना, जब इनका देहावसान हुआ था, एक पॉलिटिशियन इनके अंतिम यात्रा में नहीं गया था। और ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि सैम मानिक शाह जैसे इंसान की हम लोग कदर नहीं कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार देते रहिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। टेक केयर। गुड बाय।